नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर लखनऊ से आ रही है। शाइन सिटी मामले में एक्शन हुआ है। सीएमडी राशिद नसीम, डायरेक्टर आसिफ पर इनाम, दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। अन्य 5 फरार आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम। शाइन सिटी ग्रुप पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। देश में शाइन सिटी ग्रुप पर 300 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। 5-5 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, ये पूरा विवाद हमारे दर्शकों को बताइएगा। सीना, देखिए, शाइन सिटी ग्रुप के नाम से देश के अलग अलग शहरों में तमाम प्लॉट, विला, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेचे जाने की इन्होंने स्कीम्स लाई थी और हजारों लोगों से करोड़ों रुपए इन्होंने जमा किए हैं। शाइन सिटी ग्रुप ने तरह तरह की योजनाएं की, इतना लगाएंगे तो आप इतना पाएंगे। और लखनऊ में तो जैसे बताते हैं, धोखा देने के लिए कई खेतों को इन्होंने किराए पे ले रखा था। किसानों को हर महीने में पैसा देते थे, वहां पे अपने होर्डिंग्स लगा देते थे और निवेशकों को ये लगता था कि सारी जमीन इनकी है, यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट आने वाला है, जबकि ये सबके साथ धोखा कर रहे होते थे। किसानों से जमीन किराए पे लेके अपने होर्डिंग्स लगवा देते थे कि हमारा यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। ऐसा उन्होंने कानपुर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, कई शहरों में किया है। 300 से ज्यादा मुकदमे पूरे देश में इस ग्रुप के ऊपर दर्ज हैं। जांच ईओडब्ल्यू भी कर रही है। जैसा बताया जाता है, दोनों भाई फिलहाल दुबई में छिपे हुए हैं। अब शासन की ओर से जो सबसे बड़ा इनाम घोषित है किसी भी अपराधी के ऊपर, 5 लाख रुपए, वो दोनों भाइयों के ऊपर घोषित कर दिया गया है शासन की ओर से। दिनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारों के लिए। तो लोगों को आशियाने की आड़ में लूटा है इन दोनों ने। प्रशासन ने 5 लाख का इनाम इन पर अब रखा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। ये रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका ऐलान किया था। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। आज एक राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही देश के 36 स्थानों पर इसका वर्चुअल लिंक होगा। शुरुआत में इसके तहत 16 ऐसे मंत्रालयों को रखने के लिए पहचान की गई है जो खास तौर से बुनियादी ढांचा विकास देखते हैं या जिनकी पहचान आर्थिक वाहक के रूप में होती है। इसके तहत प्लॉट स्तर के 3D विजुअलाइजेशन मैपिंग से कम लागत में और यूजर फ्रेंडली बुनियादी ढांचा तैयार होगा। इसी वजह से कई राज्यों ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तो क्या है गति शक्ति योजना? योजना का बजट 100 लाख करोड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है मिलेगी फुल स्पीड। 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान डेडिकेटेड जो है फ्रेट कॉरिडोर में के निर्माण में आएगी तेजी। योजना के जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिलेगा। योजना में नए इकोनॉमिक जोन विकसित होंगे, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। दो 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा पर निकल पड़े हैं और वो जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद कर 22 में फिर से बाइसिकल के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने कानपुर से यात्रा की शुरुआत की थी। आज अखिलेश यादव हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात में रथ यात्रा करेंगे। हमीरपुर से रथ यात्रा शुरू होकर जालौन होते हुए शाम 4 बजे तक कानपुर देहात के माखी पहुंचेगी। तो अखिलेश यादव, आपने देखा कल से इस यात्रा का आगाज हुआ है और आज दूसरा दिन है। बेहद ही महत्वपूर्ण एक दिन माना जा रहा है। उधर शिवपाल यादव भी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं और आज आगरा से इटावा ये यात्रा निकलेगी। शिवपाल यादव की यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव की यात्रा का हमने जिक्र किया है और विजय यात्रा के दूसरे दिन अखिलेश यादव हमीरपुर से रथ यात्रा निकालेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। अखिलेश का रथ डाक बंगले से निकलकर कुरारा पहुंचेगा। उसके बाद वहां से जालौन और कानपुर देहात के लिए रवाना होंगे। कल उन्होंने कानपुर से यात्रा शुरू की थी।
उधर पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव भी समाजवादी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। आज शिवपाल यादव की भी यात्रा का दूसरा दिन है। शिवपाल यादव थोड़ी देर में ताजनगरी आगरा से इटावा जिले के सैफई के लिए रवाना होंगे। कल उन्होंने मथुरा के वृंदावन से यात्रा शुरू की थी। और उमाशंकर मिश्रा हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ रहे हैं, आरिफ खान आगरा से जुड़ रहे हैं। दोनों से ही इन यात्राओं की क्या स्थिति अभी वो जान लेते हैं। उमाशंकर मिश्रा हमीरपुर से हैं। उमाशंकर, ये यात्रा कहां कहां से गुजरेगी, क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप जानते हैं कि थोड़ी सी तकनीकी खराबी होती है। आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। आरिफ, शिवपाल यादव आज उनकी यात्रा का भी दूसरा दिन है, जरा बताइएगा क्या तस्वीरें हैं, कहां कहां से यात्रा गुजरेगी आज? देखिए जीरा, निश्चित तौर पर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आते आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं सक्रिय हो गए हैं। प्रसपा के जो मुखिया हैं शिवपाल यादव वो आगरा पहुंचे। कल उन्होंने मथुरा से अपना अभियान शुरू किया था और सामाजिक परिवर्तन यात्रा है वो कल शाम आगरा पहुंची है। आगरा में भी क्या हालात है आप सोचिए कि तमाम गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ से थोड़ी देर के बाद जो शिवपाल यादव का सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा है यहाँ से निकलेगा और पूरे शहर में घूमते हुए इटावा सैफई जाएगा, यानी कि जो उनका अपना पैतृक गाँव है वहाँ पहुंचेगा। उसके बाद उनका जो निर्धारित रूट है उसके बाद वहाँ जगह जगह जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस हिसाब से चुनाव चल रहे हैं उस हिसाब से शिवपाल यादव भी पूरी तरह से एक्टिव है। हर हाल में वो चाहते हैं कि जो 403 विधानसभा है उन पर चुनाव लड़े। लेकिन गठबंधन क्या होगा ये अलग बात है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनका गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव एक बड़ा रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है शिवपाल का। जी लगातार कोशिश हो रही है। और उमाशंकर अगर हमारे साथ जुड़े, उमाशंकर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जीनत, आवाज आ रही है आपकी? ठीक। उमाशंकर, आज अखिलेश यादव की यात्रा का दूसरा दिन है, क्या इंतजाम हुए वहां पे प्रशासन की तरफ से भी? कल हमने देखा था काफी भीड़ थी, बताइएगा जरा। और ये आज यात्रा कहां कहां से गुजरेगी? मैं बता देना चाहता हूँ अखिलेश यादव का दूसरा दिन है। यहाँ पर ये डाक बंगला है जहाँ पर अखिलेश यादव ने रात्रि विश्राम किया हुआ है। उनका रथ जो है ये रुका हुआ है और ये यही रथ यात्रा लेकर के अखिलेश यादव आज जो है कुरारा में एक जनसभा करेंगे जो 11:30 बजे तक उनका कार्यक्रम है, जिसको लेकर के खासा उत्साह है। हजारों के यहाँ पर युवा लोग आ चुके हैं और भीड़ इकट्ठा है। अब जो है अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उसके बाद जो है उनका रथ जो है कुरारा मार्ग की ओर जाएगा और कुरारा मार्ग में उनकी एक जनसभा है जो संबोधित करेंगे। देखा जा रहा है कि 2022 को लेकर के, चुनाव को लेकर के ये यात्रा। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो दोनों ही अपनी अपनी रथ यात्रा कर रहे हैं। वो अलग बात है, अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो छोटे दलों के साथ जा सकती है समाजवादी पार्टी, बड़े दलों के साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा। बीजेपी ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर एक साथ निशाना साधा। ट्वीट कर बीजेपी ने कहा है, चाहे 2 युवा हो या बुआ बबुआ हो, इनकी राजनीति के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सिर्फ 5 एजेंडे हैं। वो क्या है? वंशवाद, जातिवाद, आकंठ भ्रष्टाचार, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण, सत्ता में हो तो जमकर लूट और विपक्ष में हो तो खुलकर झूठ। तो 5 शब्दों का इस्तेमाल आपने देखा और उसके जरिए इन सभी दलों को घेरा है बीजेपी ने अपने ट्वीट के जरिए। और इस बीच एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहां पर 2 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। केमिकल फैक्ट्री की घटना है। टैंक में सफाई के दौरान घटना घटी है। गैस की वजह से दम घुटा, ठेकेदार कंपनी मालिक पर केस। ये पहला मामला नहीं है। कंपनी में काम कर रहे मजदूरों की जिंदगी भगवान भरोसे होती है। बेसिक नॉर्म्स होते हैं कि आपको इनकी सेफ्टी के लिए क्या करना है, लेकिन फिर भी लापरवाही होती है। दम घुटने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। और केमिकल फैक्ट्री की घटना का हम जिक्र करें ग्रेटर नोएडा, और जो मालिक है, ठेकेदार और कंपनी के मालिक पर केस दर्ज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये साफ हो जाएगा कि क्या ये नॉर्म्स पूरे कर रहे थे। कर्मचारियों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी होती है, क्या उसे फॉलो किया गया? इन 2 कर्मचारियों की मौत हुई तो क्या लापरवाही की गई थी? ये बड़ा सवाल। टैंक में सफाई कर रहे थे, सफाई के दौरान जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता है क्या वो हुआ या नहीं हुआ?
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर छठ पूजा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाटर कैनन चलने के दौरान बैरिकेडिंग से गिरने की वजह से उन्हें चोट आई है। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा समारोह पर रोक लगाई गई है। इसे लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कहा है कि त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाएगा। डीडीएमए ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह पर रोक लगा दी थी। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ। मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें। और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से, छठ मैया की कृपा से। इसे लेकर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है, दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा समारोह पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का जख्मी होना दिल्ली सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। मनोज तिवारी के फिलहाल जो है वो फिलहाल ठीक है, लेकिन दिल्ली सरकार जरूर अनियंत्रित है।